हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण देखा हुआ है। आज हम क्रिया देखेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यदि हम परिभाषा की बात करें तो हमने अपने स्कूल डेज से पढ़ा हुआ है कि क्रिया क्या होती है। तो क्रिया क्या है? जिस किसी भी शब्द से हमें किसी काम का करना या होना पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वही चीज लिखा है, क्रिया शब्द का आर्थिक अर्थ होता है किसी काम का किया जाना या होना। ठीक है। और व्याकरण में भी शब्द क्रियापद कहलाते हैं, जिनके द्वारा किसी कार्य या काम के करने या होने का बोध होता है। और जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं तो उसे ही क्रिया कहते हैं। कि किसी कार्य क्या हो रहा है, कर रहे हैं, तो इसको ही हम ऐसे शब्दों को किसी शब्द से हमें किसी कार्य का करना या होना पता चले तो उसे ही हम क्रिया कहते हैं। मैं लिख रहा हूँ, है ना, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, तो ये सभी क्या है? क्रिया के अंतर्गत आते हैं। और संस्कृत में क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत में क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं, जैसे लिख, चल, जा, गा, देख आदि। और हिंदी में इन मूल धातु के साथ ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। यथा जैसे कि लिखना, लिख से लिखना, चल से चलना, ना प्रत्यय, ये धातु में मूल अंश, क्रिया के जो मूल अंश हैं। ठीक है। जैसे कि हम इंग्लिश की बात करें, जैसे कि गो होता है ना। अब आप उसमें गोइंग ing जोड़ दीजिए, है ना, कि मैं लिख रहा हूं, तो बस वही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसा है तो ना प्रत्यय लगा करके उसको क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं, वरना क्रिया के मूल अंश को हम धातु कहते हैं। ठीक। और इन मूल धातु के साथ में यदि हम ना प्रत्यय यदि हम जोड़ देंगे हिंदी में तो क्रिया का वो सामान्य रूप बन जाता है। लिखना, चलना, जाना, गाना, देखना, तो ये क्रिया का सामान्य रूप है। आइए अब हम जानते हैं क्रिया का महत्व क्या है। तो हिंदी में क्रियापद को वाक्य का आवश्यक अंग माना जाता है, क्योंकि क्रियापद से ही काम की पूर्णता का बोध होता है। और क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। काम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ से पता चलता है? तो क्रिया से पता चलता है। और हर वाक्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में क्रिया विद्यमान रहती है। वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की स्थिति क्या है तथा क्या कार्य हो रहा है, इसका बोध कौन कराता है? तो क्रिया के द्वारा से ही होता है। किसका बोध? कर्ता। कौन कर रहा है? कर्ता ने, है ना। कर्म क्या है, क्या नहीं? कर्ता ने कर्म को। ठीक है। भाव क्या है वहां का, है ना। कार्य क्या कार्य हो रहा है, क्या कार्य, तो इन सब के बारे में जानकारी कौन देगा? तो इन सब के बारे में जानकारी हमें क्रिया से होती है। इसीलिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम देखते हैं कि सभी वाक्यों में क्रिया विद्यमान ही रहती है। ठीक। अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्रिया के भेद। इतना चीज अभी तक हमने जो पढ़ा, आप बहुत अच्छी तरीके से इन सभी बातों से आप अवगत थे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। अब हम आएंगे क्रिया के भेद, जहां से प्रश्न बनते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त अर्थ, कर्म कारक, क्रिया का प्रयोग तथा काल के आधार पर क्रिया के भेद किए गए हैं। क्रिया का प्रयोग के आधार पर वाक्य में प्रयुक्त अर्थ, कर्म कारक, क्रिया का प्रयोग तथा काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं। कर्म कारक, इसका मतलब क्या है? कर्म के आधार पर। ठीक। क्रिया का प्रयोग और तथा काल के आधार पर क्रिया के भेद। एक एक करके सबको देखेंगे क्या यहाँ पे है, किस आधार पर बटे हैं। तो कर्म कारक के आधार पर, कर्म के आधार पर और अर्थ के आधार पर। हम यदि भेद की बात करें, सबसे पहले जो यहाँ से हम चालू करते हैं अपना, तो कर्म के आधार पर क्रिया का भेद हम देखने जा रहे हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल कर्ता पर या कर्म पर पड़ता है।
किस पर पड़ता है? क्रिया का फल तो कर्ता जो कर रहा है या कर्म जो हो रहा है इस पर पड़ता है। ठीक है, कर्म पर पड़ता है। इस आधार पर क्रिया की मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं। कर्म के आधार पर पूछ लिया जाएगा, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। कौन कौन से? अकर्मक और दूसरा सकर्मक। बोलिए साथ में, अकर्मक सकर्मक कौन से भेद हैं? तो अकर्मक सकर्मक क्रिया का कर्म के आधार पर भेद है। ठीक, अब ये अकर्मक क्रिया क्या है? तो अकर्मक क्रिया वो होती है जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अकर्मक है यानी कि नेगेटिव है। अ लग गया मतलब कि वो नकारात्मक शब्द है, तो नहीं के साथ में आएगा। तो कौन सा नहीं? तो कर्म नहीं। क्या नहीं? कर्म नहीं। तो जब किसी वाक्य में जब हम क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब किसी क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता ही नहीं है और फलतः कर्म के अभाव में क्रिया का फल, क्योंकि हमने क्या देखा, क्रिया का फल या तो कर्ता पर पड़ेगा नहीं तो कर्म पर पड़ेगा। अब कर्म नहीं है, कर्म तो है ही नहीं, तो किस पर पड़ेगा फल? क्रिया का फल अब किस पर पड़ेगा? प्रभाव किस पर देगा अपना? तो कर्ता पर देगा। और ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं, इन भेदों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। तब वह क्रिया अकर्मक क्रिया हो जाती है। अगेन देखते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, फिर से देखते हैं। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि क्रिया का प्रभाव दो पर पड़ता है। किस पर? किस पर? कर्ता पर जो कार्य कर रहा है, कर्म पर जो कार्य किया जा रहा है। ठीक, कर्ता ने कर्म को, कारक विभक्तियां की बात करें तो कर्ता पर और कर्म पर। अब हम देख रहे हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक, अ मतलब नहीं, कर्म तो क्या नहीं है? कर्म नहीं है। जब कर्म नहीं है तो किस पर क्रिया का प्रभाव पड़ा? कर्ता पर पड़ा। तो ऐसे ही क्रिया को क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया कहेंगे। समझ में आ गया? अब आ जाओ, कुछ क्रियाएं सदैव अकर्मक होती हैं, जैसे कि कौन सी क्रियाएं सदैव अकर्मक होती? अकड़ना, उगना, उछलना, उठना, कूदना, क्षीण होना, खेलना, चमकना, जागना, ठहरना, डरना, दौड़ना, बैठना, मारना, रोना, शर्माना, सोना, हंसना, होना, बढ़ना, जीना, बरसना, उड़ना, दहाड़ना, भागना। ये अकर्मक, सदैव अकर्मक ही रहेंगी। इस पर यहाँ पे कर्म का अभाव होता है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती, और क्रिया और कर्म के अभाव पर क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि गुंजन नाचती है, गुंजन नाचती है। ठीक है, कर्ता पर पड़ रहा है प्रभाव, गुंजन नाचती है। अभिषेक हंसता है, बिल्ली भाग रही है, दादी कुर्सी पर बैठी है, शेर दहाड़ता है, तोता उड़ रहा है। ठीक, अब पहचान कैसे होगी? जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कौन प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता कारक होता है, किंतु क्रिया से क्या किसको प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, अर्थात वाक्य में कर्म का अभाव है, तब ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। बोले हमें ये चीज समझ में आ गया कि अकर्मक क्या है। अकर्मक तो वो होता है जहाँ पे कर्म नहीं है, नाम से हमें पता चल गया। जहाँ पे कर्म नहीं वहाँ पे अकर्मक, इसका मतलब जब कर्म नहीं तो कर्ता पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल समझ में। लेकिन पहचाने कैसे? याद नहीं होता हमें, इतना सारा लिख दिए हो, समझ में नहीं आ रहा, कैसे याद करें? इतना सारा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो इतना कुछ हमें ज़्यादा कुछ रटना नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं रटना पड़ेगा? जब हम कोई वाक्य देखें, क्योंकि वाक्य में ही तो आएगा आपके, है ना। जब हम कोई वाक्य देखें तो वहाँ पे प्रश्न कीजिए कौन,
कौन कर रहा है? जब कौन कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा अर्थात अच्छा कर्ता कौन है, कर कौन रहा है। लेकिन आप वहां पे यदि प्रश्न कर रहे हो क्या कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो क्या का उत्तर मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। किसको का उत्तर मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। कौन का उत्तर मिलेगा? क्या हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्यों मिल रहा है? क्योंकि कर्ता पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का। कौन दौड़ता है? प्रशांत दौड़ता है। क्या दौड़ता है? किसको दौड़ता है? पता नहीं, कर्ता पता चल गया प्रशांत है। कौन रेंग रहा है? सांप रेंग रहा है। कौन रोती है? रजिया रोती है। कौन डरता है? जॉन डरता है। क्या डरता है पूछेंगे क्या? कि किसको डरता है? तो जॉन डरता है। किसको डरता है? अब यहाँ पे तो लिखा नहीं है, लिखा नहीं, लिखा होना चाहिए ना कि वाक्य में लिखा है तब तो जानेंगे, नहीं तो अपने से आप सोच लीजिए किसको डरता है ना। समझ में आ रहा है? वाक्य में जो लिखा है किसका उत्तर मिला? वाक्य में कौन का उत्तर मिलता? कौन डरता है यानी कि कर्ता पता चल रहा है। तो जिन शब्दों से, जिन वाक्यों से आपको कर्ता का बोध हो जाए, अर्थात आपको कौन का बोध हो जाए, तो उसको मान लेना ये अकर्मक है। लेकिन जहां कहीं भी आपको कर्म का बोध ना हो, कर्म का बोध ना होना मतलब कि क्या हो रहा है, किसको, हाँ क्या किसको, यदि आपको उत्तर ना मिले तो समझ लेना कि ये क्या है, ये है अकर्मक क्रिया। ये क्या है? अकर्मक क्रिया। अब तो जान जाएंगे ना। अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या कहीं पे भी, कहीं पे कोई डाउट है तो बताइए। तो यदि कोई डाउट हो तो ज़रूर आप लोग बिल्कुल बताएंगे। ठीक। कौन हंसता है? अभिषेक हंसता है। कौन भाग रही है? बिल्ली भाग रही है। क्या भाग रही है पूछेंगे क्या? क्या नहीं होता। वाक्य देखिए पहले। कौन कुर्सी में बैठी है? दादी कुर्सी में बैठी। कौन दहाड़ता है? शेर दहाड़ता है। कौन उड़ रहा है? तोता उड़ रहा है। ठीक। अब आ जाते हैं अकर्मक क्रिया। ये कर्म के आधार पर भेद हो रहा है ना। अकर्मक क्रिया मतलब कि ये अकर्मक क्रिया के भेद भी क्या होते हैं? अकर्मक हमने देख लिया। अब अकर्मक क्रिया का भी भेद होता है। क्या क्या होता है? तो अकर्मक भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। अकर्मक क्या है पता चल गया, कर्म नहीं, कर्ता केवल है वहां पे। अब इसके भी दो भेद हैं। कौन कौन से? तो पूर्ण है और एक अपूर्ण है। पूर्ण मतलब क्या होगा कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के बिना भी पूर्ण होती है, कर्म के बिना भी पूर्ण होती है, तो उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मेघना सो रही है। मेघना सो रही है, कर्म है ही नहीं, करता है। कौन सो रही है? मेघना। कौन ऐंठती है? रस्सी ऐंठती है। कौन बहती है? नदी बहती है। ये वाक्य पूर्ण है, ये वाक्य पूर्ण है। यहाँ पे कर्म के बिना भी ये वाक्य पूर्ण है। जब कर्म के बिना वाक्य पूर्ण, हमें पूर्णता का बोध हो रहा है वहां से, तो उसे पूर्ण अकर्मक कहेंगे। पूर्ण अकर्मक है ये। कौन नाचता है? मोर। अब पूर्ण अकर्मक के भी दो उपभेद हैं। कौन कौन से हैं? तो स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्या होता है? तो वाक्य में प्रयुक्त वह अकर्मक क्रिया जिसमें उसका कर्ता पूर्णता स्थिर अवस्था में रहता है। स्थिर है, स्थिर है, पूर्णता स्थिर अवस्था में है। स्थित है ना, तो स्थित का अर्थ मतलब स्थिर है। उसका कर्ता पूर्णता स्थिर है, कर्ता का भान हो रहा है, लेकिन वो कर्ता क्या है? स्थिर है। तृप्ति सो रही है, बच्चा डरता है, शेर दहाड़ता है, पक्षी पेड़ पर बैठा है, स्थिर है ना। ये सब क्या है? स्थिर है। तो स्थितत्य स्थित्यर्थक क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। फिर यदि हम बात करें गत्यर्थक, मतलब वाक्य में प्रयुक्त वह अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता गतिमान स्थिति में है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, वर्षा हो रही है, बच्चे पानी में तैर रहे हैं, यानी कि कॉन्टिन्यूअस आप मान करके चलो, है ना। वह घर से निकल रहा है,
यहां पे आपको समझ में आ रहा है? यदि आप इंग्लिश में देखोगे तो कॉन्टिन्यूअस, जो कार्य हो रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है ये, तो उसको ही क्या मानेंगे हम? गतिमान है जो, तो गत्यर्थक। और ये स्थित्यर्थक, स्थिर है तो वो स्थित्यर्थक और वो गत्यर्थक। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये किसका भेद है पहले ये बताओ। पूछ लिया गया स्थित्यर्थक और गत्यर्थक किसका भेद है, तो ये जो है क्रिया का भेद है। बिल्कुल समझ में आ गया। क्रिया का कितना भेद? तो कर्म के आधार पर 2 भेद। एक तो है अकर्मक, तो हम अकर्मक ही केवल देख रहे हैं अभी, बाकी में हम गए ही नहीं है। अकर्मक को हमने 2 प्रकार से बांट दिया, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक, पूर्ण और अपूर्ण। अब पूर्ण के भी 2 भेद, पूर्ण अकर्मक के भी 2 भेद। एक है स्थित्यर्थक, एक है स्थित्यर्थक और है गत्यर्थक। गत्यर्थक तो स्थित्यर्थक जो स्थिर है, जहां कर्ता स्थिर है, कर्ता क्या है? स्थिर है। गत्यर्थक जहां कर्ता गतिमान है, कर्ता गतिमान है, यानी कि कंटिन्यूशन में, कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और ये स्थित्यर्थक है, ठीक, यानी कि वो कार्य जो है ठीक है, मतलब कि है लेकिन वो स्थिर है। बच्चा डरता है, शेर दहाड़ता है, पक्षी पेड़ पर बैठा है। अभी पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो क्या हो गया? देखो, वो गतिमान है, ये तो बैठा है, केवल स्थिर है ना? तो वो तृतीयार्थक पूर्ण अकर्मक। अब वो उड़ रहा होता तो वो गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक होता। वर्षा हो रही है, बच्चे पानी में तैर रहे हैं, वह घर से निकल रहा है, ये पूर्ण हो गया। अब अपूर्ण क्या होता है? तो अपूर्ण अकर्मक होते हैं जब वाक्य में प्रयुक्त वे अकर्मक क्रियाएं, वे अकर्मक क्रियाएं जिनका अर्थ वाक्य में प्रयुक्त कर्ता से पूरा नहीं होता, अतः अर्थ पूरा करने के लिए कर्ता के साथ संबंध रखने वाली किसी संज्ञा या विशेषण शब्द की पूरक के रूप में आवश्यकता बनी रहती है। अतः पूरक के प्रयोग में ही अर्थ स्पष्ट होता है, उसे अपूर्ण अकर्मक कहते हैं। अपूर्ण मतलब पूर्ण नहीं हो रहा है, क्रिया मात्र से जिसका अर्थ हमें न पता चले, उसके अर्थ को जानने के लिए हमें संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़े, तो उसे ही हम अपूर्ण कहेंगे। अपूर्ण है ये, अपूर्ण अकर्मक है ये। मोहन चालाक निकला, मोहन चालाक निकला। आशा बीमार है, उसका भाई डॉक्टर बनेगा, उसका भाई डॉक्टर बनेगा। हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पे? क्रिया मात्र से वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य से पूरा नहीं होता। कौन है तो वो बस उद्देश्य उसका पूरा नहीं होगा, वहां पे संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसे ही हम अपूर्ण कहेंगे। पूरक के प्रयोग पर ही अर्थ स्पष्ट होता है, ठीक। तो पूरक का प्रयोग करोगे तो अर्थ स्पष्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया? हमने जो है पूर्ण और अपूर्ण देखा। पूर्ण के भी 2 भेद, स्थित्यर्थक और गत्यर्थक, और अपूर्ण भी देख लिया। तो हमने अकर्मक पूरा देख लिया, अकर्मक देख लिया, कर्म के आधार पर अकर्मक हमने देख लिया। अब कर्म के आधार पर दूसरा आता है, कौन सा आता है? तो सकर्मक आता है। सकर्मक है, सकर्मक मतलब क्या होगा? तो जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर ना पड़कर वाक्य में प्रयुक्त कर्म पर पड़ता है। सा है यानी कि कर्म है, आ है तो कर्म नहीं है, ठीक। सा है तो कर्म है, अर्थात क्रिया के प्रयोग में कर्म की संभावना या आवश्यकता बनी रहती है। कर्ता पर न पड़कर फल का प्रभाव 2 पर पड़ता है, कर्ता पर या कर्म पर। जहां कर्म नहीं तो कर्ता पर, जहां कर्म है तो कर्ता पर नहीं।
ये है सकर्मक, ये है अकर्मक। अकर्मक के दो भेद, पूर्ण एवं अपूर्ण। पूर्ण के भी दो भेद, स्थित्यर्थक और गत्यर्थक। इतनी बातें क्या क्लियर है आप लोगों को? क्या यहाँ से चीजें समझ में आई आप लोग? ये अकर्मक है, ये सकर्मक है। यहाँ पे कर्ता नहीं, कर्म पर पूरा प्रभाव है। समझ में आया? धर्मेंद्र खाना खाता है, धर्मेंद्र खाना खाता है। धर्मेंद्र क्या खाता है? खाना खाता है। गुंजन क्या गाती है? गाना गाती है। क्या पता चल रहा है हमें? क्या पता चल रहा है? यहाँ क्या पता चल रहा था? कौन पता चल रहा था? क्या किसको पता नहीं चल रहा था? हमें क्या और किसको पता नहीं चल रहा था? कौन पता चल रहा था? यहाँ पे क्या पता चल रहा है? पिंकी क्या बना रही है? पिंकी चाय बना रही है। कनक क्या पढ़ रही है? पुस्तक पढ़ रही है। तो देखो, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या, किसे, किसको प्रश्न करने पर कोई उत्तर मिले, कोई उत्तर मिले तो वहां क्रिया सकर्मक क्रिया है। उत्तर मिल रहा है, क्या, किसे, किसको उत्तर मिल रहा है। यहाँ नहीं मिल रहा था क्या, किसको, यहाँ पे कौन मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो वो सकर्मक हो गई। ठीक है, समझ में आया? हम रोज आम खाते हैं। ठीक, अब सकर्मक के भी भेद, पूर्ण अपूर्ण। तो पूर्ण क्या है? तो वे क्रियाएं जो वाक्य में कर्म के साथ प्रयुक्त होकर पूर्ण अर्थ देती हैं। वे क्रियाएं जो कर्म के साथ, क्योंकि इसमें कर्म है, वहां करता था, तो कर्म के साथ प्रयुक्त हो जाएंगी तो पूर्ण अर्थ दे देंगी, तो पूर्ण है। भूपेंद्र खाना खाता है। नीता बच्चों को दूध पिला रही है। गार्गी पुस्तक पढ़ती है। तो कर्म के साथ प्रयुक्त हुआ अपूर्ण अर्थ, क्रिया कर्म के साथ में आ गई। ठीक, समझ में आ रहा है? तो क्रिया कर्म के साथ में आ गई, मतलब कि क्या के साथ में जुड़ी। गार्गी क्या पढ़ती है, कर्म आया और क्रिया आई। कर्म क्या और क्रिया आई, तो क्रिया जब कर्म के साथ जुड़े तो वो पूर्ण है और पूर्ण अर्थ दे तो उसे पूर्ण सकर्मक कहेंगे। अब ये जो पूर्ण क्रिया भी दो प्रकार की होती है, उसमें भी हमने देखा था पूर्ण सकर्मक जो है स्थित्यर्थक और गत्यर्थक। यहाँ पे भी पूर्ण सकर्मक दो प्रकार का, एक कर्मक द्विकर्मक, एक कर्मक द्विकर्मक। तो जब कहीं पे हमें क्रिया के साथ एक ही कर्म हो, क्रिया के साथ एक है तो एक कर्मक, एक है तो मतलब राजू ने पत्र लिखा। जब क्रिया के साथ एक ही कर्म है, राजू ने क्या लिखा तो पत्र लिखा। राहुल क्या बना रहा है, चित्र बना रहा है, एक ही कर्म। जब क्रिया के साथ एक कर्म जुड़ा है तो वो होगा एक पूर्ण सकर्मक। देख लीजिए, एक कर्मक पूर्ण सकर्मक। ठीक, एक ही कर्म है। द्वि में क्रिया के साथ दो कर्म कारक है, दो कर्म कारक है। इसका क्या अर्थ हुआ? अध्यापक जी छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं। अध्यापक जी किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं क्रिया। अब क्रिया के साथ दो कर्म जुड़ गए, छात्र और गणित, दो कर्म कारक है। अध्यापक जी किसको? तो छात्रों को। किसको? छात्रों को। क्या? ये किसको भी बता दिया, किसको, क्या, तो गणित। ठीक, तो दो कर्म आए है ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म यहाँ पे दो कर्म कारक है। क्या का भी उत्तर मिला और किसको का भी उत्तर मिला। किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को। क्या पढ़ा रहे हैं? गणित पढ़ा रहे। तो पढ़ा रहे क्रिया है, पढ़ा रहे क्रिया है, छात्रों और गणित यहाँ पे कर्म कारक है। क्या का उत्तर दे रहे हैं और किसको का उत्तर दे रहे हैं, तो यहाँ पे कर्म दो है तो ये द्विकर्मक।
प्रशांत दादाजी को फल खिला रहा है। प्रशांत किसको क्या खिला रहा है? तो प्रशांत किसको क्या खिला रहा है? तो प्रशांत दादाजी को फल खिला रहा है। भूमिका भाविका को पत्र लिख रही है। भूमिका किसको क्या लिख रही है? तो भूमिका भाविका को पत्र लिख रही है। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ चीजें क्लियर है कि नहीं? यहाँ मतलब कि बहुत ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है और आप लोग को समझ में ना आए। हमने जैसे उसमें देखा, अकर्मक में देखा, वैसे ही सकर्मक भी होता है। सकर्मक के दो भेद, पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण और अपूर्ण। अब पूर्ण के भी दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक, यहाँ पे एक कर्म, यहाँ पे दो कर्म। क्लियर है? इतनी बातें हमने अब तक यही चीजों को पढ़ा है। अब हमारा क्या बच गया? तो अपूर्ण सकर्मक। तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ कर्म के होते हुए भी किसी पूरक के बिना अर्थ अधूरा ही रहता है, क्योंकि कर्म से संबंधित किसी संज्ञा विशेषण शब्द की आवश्यकता बनी रहती। जब केवल और केवल क्रिया के साथ कर्म के होते हुए भी यदि अर्थ पूर्ण न हो तो वो अपूर्ण कहलाएगा। पूर्ण न होना का मतलब अपूर्णता है। ठीक, तो उसमें संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता हो जाती है। तो राम मोहन को समझाता है। तो इस वाक्य में यद्यपि क्रिया सकर्मक है, क्या राम मोहन को समझाता है। राम किसको समझाता है? तो राम मोहन को समझाता है। सकर्मक है क्योंकि किसको क्या का उत्तर मिला हमें, किंतु मोहन को मूर्ख या विद्वान समझता है। यह अर्थ स्पष्ट नहीं होता। वो मूर्ख समझ करके समझा रहा है या विद्वान समझ के समझा रहा है, क्या है ये तो नहीं पता चला। अतः वाक्य में अर्थ की पूर्णता हेतु मूर्ख या विद्वान विशेषण या पूरक की आवश्यकता बनी रहती। तो ऐसी क्रियाएं अपूर्ण सकर्मक है। यहाँ पे आप कुछ विशेषण का प्रयोग कर लीजिए। मूर्ख है, विद्वान है, कि राम मोहन को मूर्ख समझता है इसलिए समझा रहा है, या विद्वान समझता है इसलिए समझा रहा है। तो ये यदि ये जुड़ जाएंगे तो समझ में। तो अपूर्ण क्रिया को पूर्ण अर्थ देने के लिए जिन संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग होता है उन्हें कर्म पूरक या कर्म पूर्ति कहते हैं, क्योंकि वो पूरा कर रहे हैं। तो बिना पूरक क्रिया और पूरक सहित क्रिया क्या होती है, आइए देख लेते हैं। ये अभी जो है ये अपूर्ण ही है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अपूर्ण पढ़ रहे हैं। ये अपूर्ण सकर्मक है। मैं उसे मानता हूं, मैं उसे विद्वान मानता हूं, मैं उसे विद्वान मानता हूं। ठीक, वह बनकर दिखलाएगा। पता नहीं क्या बनकर दिखलाया, कुछ भी बनकर दिखा दिया, पूर्णता नहीं है वहां। वह इंजीनियर बनकर दिखलाएगा, पूर्णता है। वे हमारे थे, क्या थे वे हमारे, क्या पूर्णता नहीं है ना। तो पूर्ण क्या होगा, वे हमारे गुरु थे, संज्ञा जुड़ गया। वो क्या थे, वे हमारे गुरु थे। हमने उसे चुना। हमने उसे क्या चुना पता नहीं है, हमने उसे क्या चुना, हमने उसे प्रतिनिधि चुना। क्या चुना, प्रतिनिधि चुना। तो ये पूर्णता के लिए जब कहीं पे भी आवश्यकता बनी रहे संज्ञा सर्वनाम विशेषण की, तो उसे ही आप क्या कहोगे, अपूर्ण सकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। क्यों, कर्म तो है, वहां पे कर्म है, लेकिन अर्थ में पूर्णता नहीं है। जब अर्थ में पूर्णता नहीं है तो वो अपूर्ण सकर्मक है। अर्थ में पूर्णता है तो पूर्ण सकर्मक है। बातें क्लियर है, आप लोगों को समझ में आई। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में, रिवीजन करेंगे तो सब समझ में आएगा। पॉज कर करके सुनना, जहाँ कहीं भी ना समझ में आए, ठीक, आराम से सुनना, समझ में सब आएगा। फिर प्रयोग या रचना के आधार पर, भी तो कर्म के आधार पर देख रहे थे, किस आधार पर देख रहे थे बताइए।
कर्म के आधार पर देखें। अब किस आधार पर देखेंगे, तो प्रयोग या रचना के आधार पर देखने वाले हैं। देखते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रयोग किस रूप में किया गया, इस आधार पर क्रिया के निम्न भेद है। किस उसका प्रयोग किस रूप में किया गया है, प्रयोग किस रूप में, तो सामान्य क्रिया। तो सामान्य क्रिया क्या होती है, वे क्रिया या धातुएं जो यौगिक या व्युत्पन्न ना होकर भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित हैं, तो उन्हें मूल या रूढ़ धातु क्रिया कहते हैं। हम पढ़ेंगे ये यौगिक, योग, रूढ़, ये सब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आया है तो उसको केवल अभी ऐसा नहीं कि आप कभी सुने नहीं हैं, यौगिक, योग, रूढ़ सुने हैं, बिल्कुल सुने हैं, तो उस बात केवल सुन लीजिए, अर्थ हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसको बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर क्या है, तो सामान्य क्रिया क्या होती है, वे क्रिया या धातुएं जो यौगिक या व्युत्पन्न ना होकर भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित हैं। वे यौगिक या व्युत्पन्न ना होकर रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित हैं, तो उन्हें हम बताइए क्या कहेंगे, तो उन्हें मूल या रूढ़ धातु क्रिया कहते हैं। मूल या रूढ़ धातु क्रिया कहते हैं। और मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर हमने क्या देखा था, तो सामान्य धातु या सरल धातु कहलाते हैं। ना प्रत्यय लगा दीजिए तो बन जाएगा। तो आना, खेल तो खेलना, जा तो जाना, तैर तो तैरना, देख तो देखना, पढ़ तो पढ़ना, लिख तो लिखना, सुन तो सुनना, सो तो सोना आदि। तो ना प्रत्यय लगाए तो क्या बन गया, मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाए गए रूप सामान्य धातु या सरल धातु होते हैं। मूल को सामान्य बनाना है, सरल बनाना, ना लगा दीजिए। और मूल क्या है, संस्कृत के मूल है ना, लिख, पढ़, देख, तैर, ये सब संस्कृत से आया, उसमें ना प्रत्यय लगाओ तो सामान्य बन गया, ठीक। अब जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया सामान्य सरल रूप में प्रयुक्त होती है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अभी सामान्य धातु है। अब क्या बताया गया है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया सामान्य या सरल रूप में है, एक ही क्रिया और जो कि सामान्य सरल रूप में है, तो उसे ही हम सामान्य क्रिया कहते हैं, उसे ही हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि रेखा पढ़ती है, सुशील खेलता है, शोभा ने खाना बनाया, मेघना विद्यालय गई, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे हमें ये समझना है, सामान्य के लिए क्या है, तो एक ही क्रिया सामान्य के रूप में यदि प्रयुक्त हो जाती है तो वही क्रिया सामान्य क्रिया कहलाएगी। बस इतना याद रखना है। एक ही क्रिया सामान्य सरल रूप में है तो वो सामान्य क्रिया है। पढ़ती, खेलता, बनाया, गई, ये सभी चीजें हमारी एक ही जब क्रिया है तो वो क्या हो जाता है, तो सामान्य क्रिया हो जाती है, ठीक। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं किसकी, तो हम संयुक्त क्रिया, हम प्रयोग के आधार पर देख रहे हैं, तो सामान्य देखा, अब संयुक्त देख लीजिए। तो दो या दो से अधिक भिन्नार्थक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया है, वहाँ एक ही था तो वो क्या था, सामान्य था। यहाँ दो या दो से अधिक भिन्नार्थक धातुओं के योग से बनी है, भिन्न भिन्न धातु है, ठीक। तो इनमें पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी क्रिया रंजक क्रिया होती है। जब यह दो या दो से अधिक भिन्नार्थक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं ही संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं, और पहली क्रिया मुख्य क्रिया और दूसरी क्रिया रंजक क्रिया। जैसे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होता है, बस वही है। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में पढ़े हो, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो, ठीक। जैसे कि हिंदी में आना, उठना, चाहना, जाना, डालना, देना, पढ़ना, बैठना, रहना, लगना, लेना, चुका, करना, होना, खाना, मारना आदि क्रियाएं रंजक क्रिया हैं। जैसे संयुक्त क्रिया के उदाहरण, उसकी बातें सुन मुझे हंसी आ गई, उसकी बातें सुन मुझे हंसी आ गई। तो यहाँ पे हमें ये देखना है ये क्या है, यहाँ पे जो हम देखें तो पहली वाली तो मुख्य क्रिया है और दूसरी रंजक क्रिया है।
मुझे हंसी आ गई। क्यों आई? बातें सुनकर, बातें सुनकर हंसी आ गई। बादलों को देख मोर नाच उठा, बादलों को देख मोर नाच उठा। तो क्या बताया गया है? बादलों को देख, देखना, नाच, नाचना, दो हो गया। खाना खाकर तुम सो जाना, क्या कर कर? खाकर क्या करना? सो जाना। आलोक ने दूध पी लिया, आलोक ने दूध पी लिया। तो आपको क्या यहाँ पे समझना है? आपको ये समझना है कि जहाँ पे दो है, दो या दो से भिन्नार्थक धातुओं के योग से जो क्रियाएं बनती हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे? संयुक्त कहेंगे। संयुक्त क्रिया में सहायक क्रिया सदा अलग लिखी जाती है। जैसे कि मैंने बताया ना, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बात कहा यहाँ पे हो रही है। इंग्लिश में जो हम हेल्पिंग और मेन वर्ब आई, जैसे कि हम बात करके चल रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम वॉट यू आर डूइंग, वॉट यू आर डूइंग, ठीक। फिर उसके बाद में हम बात करें कि इज एम आर जो होता है वो हेल्पिंग हो जाता है। डू क्या होता है? तो ये भी वर्ब है, डू, डिड, डन, है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, यानी कि तो ये और थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपको समझना है जहाँ कहीं पे भी दो है क्रियाएं हैं, बस एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों है, इंग्लिश में हमने पढ़ा है, तो वही चीज हिंदी में संयुक्त कहलाती है। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब हम आ जाते प्रयोग के आधार पर। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया क्या क्या होती है? सबसे पहले प्रयोग के आधार पर हमने सामान्य देखा, फिर उसके बाद हमने संयुक्त देखा, भूलना नहीं है कुछ भी चीज, है ना। अब हम देखने जा रहे हैं नाम धातु। अब हम देखने जा रहे हैं नाम धातु। संयुक्त मतलब कि यहाँ पे मुख्य और रंजक है, मुख्य रंजक है, यहाँ पे केवल एक है, ठीक। अब नाम धातु क्रिया क्या होती है? तो वे क्रियाएं जो किसी संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनती हैं, प्रत्यय लगाकर जो बनती हैं तो उसे हम नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। प्रत्यय लगा दीजिए, बन जाएगी। तो संज्ञा शब्दों से बनी क्रियाएं, फिल्म तो फिल्माना, ना प्रत्यय, बात बतियाना, लात लतियाना, शर्म शर्माना, लालच ललचाना, हाथ हथियाना, संज्ञा से बना। सर्वनाम से बनाना है तो अपना, यानी कि आपका, अपनाना। विशेषण से बनाना है तो गर्म, गरमाना, चिकना तो चिकनाना, लंगड़ा तो लंगड़ाना, साठ तो सठियाना, ठीक है। तो ये क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगा दो तो नाम धातु बन गया, प्रत्यय लगाओगे तो नाम धातु बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको प्रत्यय याद करना है, यहाँ पे दो या दो से अधिक याद करना है, यहाँ पे केवल एक है, यहाँ पे मुख्य है, मुख्य और रंजक है, ठीक, समझ में, रंजक है। फिर उसके बाद में आ जाओ आगे, कृदंत। कृदंत क्रिया क्या होती है? तो वे क्रियापद, ये प्रयोग के आधार पर है, बिल्कुल भूलना नहीं है हमें, है ना। तो कृदंत क्या है? तो वे क्रियापद जो किसी धातु या क्रिया के साथ प्रत्यय लगने से बनते हैं तो उन्हें कृदंत कहते हैं। क्रियापद जो किसी धातु या क्रिया के साथ प्रत्यय लगने से बनते हैं तो वो कृदंत कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, समझ में आ गया। जो कि अभी हमने बहुत सारे उदाहरण, पढ़ तो पढ़ना, ठीक। तो किसी धातु या क्रिया के साथ आप प्रत्यय जोड़ दीजिए तो वो कृदंत हो जाएगा। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? तो जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हों तथा उनमें से जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले संपन्न होती है तथा जिसके साथ के, कर, करके प्रत्यय लगा होता है उसे पूर्वकालिक, पूर्वकालिक मतलब पहले हो गया। नाम से अर्थ स्पष्ट है, पहले हो गया तो मुख्य क्रिया से पहले जो संपन्न हो जाए जो क्रिया, तो के, कर, करके प्रत्यय लग जाता है। सचिन पढ़कर खेलने गया, पहले पढ़ लिया फिर बाद में
खेलने गया। चिराग ने मिठाई खाकर दूध पिया। पहले मिठाई को खा लिया, अब फिर दूध पी रहा है। सुनैना पत्र लिखकर सो गई। पहले पत्र लिखी और फिर उसके बाद सो गई। तो जो मुख्य है, लेकिन उससे पहले का एक क्रिया हो चुकी, तो उसे ही आप पूर्वकालिक क्रिया बोलोगे, पहले हो चुका, नाम में अर्थ है। सजातीय क्या होता है? तो जब किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म तथा क्रियापद दोनों एक ही धातु से बने होते, एक ही धातु है ना, कर्म तथा क्रियापद दोनों एक ही धातु से बनेंगे तो उस क्रिया को सजातीय क्रिया कहते हैं। कर्म और क्रिया दोनों ही एक धातु से। तो भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी, एक ही धातु है। लड़ से लड़ाई और लड़ी दोनों आ गया। लोकेश 100 मीटर की दौड़ दौड़ा, दौड़ से दौड़ दौड़ा, दोनों हो गया। क्रिया भी हो, कर्म भी हो गया, क्रिया भी हो गया। खेल को खेल की भावना से खेलो, खेल को खेल की भावना से खेलो। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है सजाती क्रिया, कर्म और क्रिया दोनों के दोनों एक ही धातु से बनेंगे। कर्म क्रिया दोनों एक ही धातु से जब निर्मित होंगे तो उसको आप सजाती क्रिया कहोगे। ठीक, नाम से बहुत कुछ अर्थ, यदि आपने एक बार सुना है और उसके बाद में आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल डेफिनेटली होगा, मेरा ऐसा मानना है। ठीक, अब हम आ जाते हैं सहायक क्रिया क्या होती है। तो सहायक क्रिया वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया के काल, वृत्ति, अर्थ, वाच्य आदि का बोध कराने वाले क्रियापद अर्थात मुख्य क्रिया की सहायता, अर्थात मैं ऐसे लिख देती हूँ, अर्थात मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। जहां कहीं भी जो मुख्य क्रिया की सहायता करे तो उसे सहायक क्रिया कहेंगे। जैसे कि है का, हूं, है, हो, था, थी, थे, थी। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे इज, एम, आर होता है ना, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, तो वही बताया गया है ना। तो हो का हो, हूं, होगा तो होंगे, होगी, होगा आदि। तो ये सहायक है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इज, एम, आर। ठीक, तो ये क्या है? सहायक क्रिया। प्रेरणार्थक क्या होती हैं? तो प्रेरणार्थक मतलब कि वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं करने का बोध ना होकर, कर्ता के स्वयं करने का बोध ना होकर किसी और से कराए जाने का बोध होता है। किसी कोई और कर रहा है, कर्ता का बोध नहीं है, यहाँ पे स्वयं नहीं कर रहा है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं उस क्रिया को ना करके किसी और को प्रेरणा देकर करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक है। खुद नहीं कर रहा है, दूसरों को बता रहा है। ठीक, तो उसे प्रेरणार्थक कहेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया वाले वाक्य में फलता दो कर्ता होते हैं। खुद नहीं कर रहा है, दूसरे से करवा रहा है तो दो कर्ता तो होंगे ही, और प्रेरणा के आधार पर दूसरा कर रहा है। एक प्रेरक कर्ता जो क्रिया को करने की प्रेरणा देने का कार्य करता है तथा दूसरा प्रेरित कर्ता जिसे कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है, जैसा भी हमने देख लिया। ठीक, जैसे कि सीता गीता से पत्र लिखवाती है, सीता गीता से पत्र लिखवाती है। माँ बच्चे को सुलाती है, माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को सुलाया। तो यहाँ पे एक प्रेरणा दे रहा है और दूसरा ले रहा है, तो ये क्या है? तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है? प्रेरणार्थक। प्रकार क्या है प्रेरणार्थक के? तो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ये क्या होता है आइए देख लेते हैं। सामान्य धातु, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। सामान्य धातु की बात करें तो चलना, तो चलाना, चलवाना। प्रथम प्रेरणार्थक चलाना और चलवाना। ठहरना तो ठहराना और ठहरवाना। फिर डूबना तो डुबाना और डुबवाना, दूसरे से डुबवा दो या फिर खुद ही डुबा दो, तो डुबाना या डुबवाना। ठीक, समझ में आया। लिखना तो लिखाना
या लिखवाना, जीतना तो जिताना या जितवाना, पीना तो पिलाना या पिलवाना, खुद पिला दो या दूसरे से पिलवा दो, देना तो दिलाना या दिलवाना। ठीक है, समझ में आया। बोलना तो बुलाना या बुलवाना। तो यदि अकर्मक क्रिया को प्रेरणार्थक बना दिया जाए तो सकर्मक बन जाती। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से निकल करके आए। यदि आप अकर्मक क्रिया को क्या बना दो तो प्रेरणार्थक यदि बना दो तो उसको हम सकर्मक बोलने लगेंगे। सकर्मक मतलब कब बोलोगे आप? पहले कर्म नहीं था, अब कर्म जुड़ गया है। कर्म कैसे जुड़ पाया? तो प्रेरणार्थक क्रिया की वजह से जुड़ पाया। ठीक, समझ में आया। अब क्या है तो अज्ञार्थक या विधि क्रिया। अज्ञार्थक नाम से पता चल रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना आदि का बोध होता है तो उसे अज्ञार्थक कहेंगे। आज्ञार्थक है ये, यहां से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना का बोध हो। प्रेम तुम आज जोधपुर जाओ, आज्ञा दी गई जाओ। घनश्याम ऊपर बैठो, आज्ञा दी गई ऊपर बैठो। आलोक आइए घूमने चले, आज्ञा दी गई चलिए घूमने चलते हैं। बिल्कुल चल दिए आप, है ना। तो ये हमने आज्ञार्थक देख लिया। अब हम आ जाते हैं तात्कालिक क्रिया। ये तात्कालिक क्रिया क्या होती है? ये सभी प्रयोग के आधार पर चल रहे हैं ना, बिल्कुल गलत नहीं करके आना है कि किस में पढ़े थे किस में नहीं पढ़े थे। तो ये सब क्या चल रहा है, तो ये सब अभी जो हम बात करें कि तात्कालिक क्रिया हो गया। इससे पहले हमने क्या देखा? तो इससे पहले हमने आज्ञार्थक। तो ये सभी प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हैं। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो तात्कालिक क्रिया क्या है? तो तात्कालिक क्रिया जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी पूर्ण क्रिया प्रयुक्त हो, अर्थात उनमें जो क्रिया पहले संपन्न होती है तथा उसके साथ ते प्रत्यय एवं ही निपात प्रयुक्त होता है तो उसे तात्कालिक क्रिया कहते हैं। वह जहर खाते ही मर गया, खाते ही, तात्कालिक यानी कि तुरंत उसकी वजह से एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी पूर्ण क्रिया प्रयुक्त हो जाती है। ठीक, तो शेखर आते ही रो पड़ा, बच्चा उठते ही रो पड़ा। हेमंत खाना खाते ही सो गया, खाया यानी कि सीधा फ्लैट। ठीक, तो ये तात्कालिक हो गया, यानी कि तत्काल हो रहा है ना। नाम से ही हमें समझ में आ जाएगा। फिर समापिका तथा असमापिका क्रिया क्या है? तो हिंदी व्याकरण अनुसार वाक्य में क्रियापद का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है तथा कर्ता के अनुसार ही क्रिया के लिंग वचन प्रयुक्त होते हैं। कर्ता के अनुसार ही लिंग वचन प्रयुक्त होते हैं, उसे समापिका क्रिया कहेंगे। सचिन बैडमिंटन खेलता है, क्रियापद का प्रयोग वाक्य के अंत में होता, कर्ता के अनुसार ही क्रिया में लिंग वचन होता है। क्रिया सचिन है तो खेलता है, लिंग वचन, ये सब पता चल गया। ठीक, फिर सुंदर पक्षी डाल पर बैठा है, कामिनी कपड़े धो रही है, तो लिंग वचन कर्ता के आधार पर हो गया। ठीक, और क्रियापद का प्रयोग वाक्य के अंत में हो रहा है, खेलता है, बैठा है, धो रही है, और वहां पे लिंग वचन भी पता चल रहा है हमें। ठीक है, समझ में आया। और जब क्रिया यानी कि शब्द पद वाक्य के अंत में अपने निर्धारित स्थान पर प्रयुक्त ना होकर अन्यत्र प्रयुक्त हो गए तो उसे असमापिका कहेंगे। डाल पर बैठा पक्षी सुंदर है, डाल पर बैठा यानी अंत में ना होकर प्रयोग, ये तो किसी अन्यत्र स्थान पर। मेज पर पड़ी पुस्तक बहुत उपयोगी है, खड़े होकर बड़ों का स्वागत करना चाहिए, खड़े होकर करो। तो ये हमने देखा समापिका और असमापिका। जो क्या है, जो कि अंतिम में लगी है। अब एक वो समापिका जो अंतिम में न लगकर कहीं अन्यत्र प्रयुक्त होगी तो असमापिका। ठीक, अब काल के आधार पर क्रिया का विभाजन, तो काल मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो बस वही है। तो क्या है यहाँ पे, क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं और काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद हैं, जैसे कि भूतकालिक, वर्तमान कालिक और भविष्यत्कालिक।
भविष्यकालिक। ठीक, तो ये क्या है, काल के आधार पर, पहले कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अब काल के आधार पर। कर्म देखा, प्रयोग देखा हमने। काल के आधार पर 3, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। अब इसको जानने के लिए हमें काल को पढ़ना पड़ेगा, जब काल पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा। तो अब हमने नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, काल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अलग से काल दिया नहीं रहता है, क्रिया को पढ़ने के लिए काल को पढ़ना पड़ता है। अलग से आपके सिलेबस में काल नहीं देगा, क्रिया का भेद है ये काल के आधार पर। तो वहां पे इसलिए आपको, जैसे कि वर्ब है, वर्ब के लिए टेंस पढ़ लो, बस वैसा ही है। ठीक, वर्ब को जानने के लिए टेंस पढ़ लो, तो क्रिया के भेद को जानने के लिए काल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये काल के आधार पर क्रिया का भेद है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में ये करेंगे। ठीक, तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में आज की क्लास को भी हम एंड करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे हम। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।